दोस्तों, ये जो अधेड़ उम्र का मोटी तोंद वाला आदमी आपको दिख रहा है, उसने स्टैम्प पेपर बेचकर 30,000 करोड़ का फ्रॉड किया था। ये फ्रॉड इतना कॉम्प्लेक्स था कि गवर्नमेंट चाहकर भी इसे इलीगल डिक्लेयर नहीं कर पाई। बड़े बड़े पॉलिटिशियन से लेकर पुलिस ऑफिसर्स भी इस स्कैम का हिस्सा थे। और इतना ही नहीं, आप और मेरे जैसे लोग भी जाने अनजाने में अब्दुल करीम तेलगी के स्कैम का पार्ट थे। Who are those politicians? Mr. Sharad Pawar, politicians of the backbone of the business. 1961 में कर्नाटका के खानापुर डिस्ट्रिक्ट में अब्दुल करीम तेलगी का जन्म हुआ था। अब्दुल के फादर खानापुर रेलवे स्टेशन पर काम करते थे और उनकी इनकम का अंदाज़ा आप ऐसा लगा सकते हैं कि खानापुर रेलवे स्टेशन पर पूरे दिन में मुश्किल से 10 से 12 रेलगाड़ी रुकती थी। शदीद गरीबी और डायबिटीज के चलते अब्दुल के फादर का एक दिन निधन हो जाता है। उसके फादर के निधन के बाद से अब्दुल की फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशंस और बिगड़ने लगी। घर की हालात को देखते हुए अब्दुल और उसके छोटे भाई को बचपन से ही काम करना पड़ा। वो दोनों मिलकर रेलवे स्टेशन पर फ्रूट्स बेचा करते थे। अब्दुल के अंदर एक खास बात ये थी कि उसे पढ़ाई लिखाई का शौक बचपन से ही था। इतने मुश्किल समय में भी अब्दुल ने अपनी पढ़ाई लिखाई नहीं छोड़ी। वो खानापुर के एक अच्छे से स्कूल सर्वोदय विद्यालय में पढ़ता था और इसका पूरा खर्चा वो फ्रूट्स बेचकर निकालता था। और 1984 में गोखते कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए सपनों के शहर मुंबई आ जाता है। यहाँ पर तेलगी ने MS फ्लिक्स इंडिया लिमिटेड में 3800 रुपये महीना सेल्स एग्जीक्यूटिव की नौकरी शुरू कर दी। लेकिन दिक्कत ये थी कि अब्दुल को इस काम में ज़रा भी मन नहीं था और मंथली टारगेट पूरा ना करने की वजह से उसे एक दिन जॉब से निकाल दिया जाता है। इसके बाद तेलगी ने किसान गेस्ट हाउस के नाम से एक बजट होटल में मैनेजर की नौकरी शुरू की और यहीं पर तेलगी की मुलाकात गेस्ट हाउस की साली शाहिदा बेगम से होती है और 1987 में दोनों शादी कर लेते हैं। अब शादी की वजह से उसके खर्चे भी बढ़ने लगे थे और उसी दौरान तेलगी ने सऊदी अरेबिया के बारे में सुना, जहां उसके दोस्तों ने अच्छा पैसा कमा लिया था। उसने वीज़ा के लिए अप्लाई किया एंड लकीली उसे जॉब भी मिल जाती है। लेकिन ये जॉब भी ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकी। तेलगी फिर से मुंबई आ जाता है, लेकिन इस बार तेलगी खाली हाथ नहीं आता है। वो वापस आता है तो एक बहुत बड़े बिजनेस प्लान के साथ। 1980s ये वो समय था जब मिडिल ईस्ट की इकोनॉमी बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी और इंडिया से भी बहुत से लोगों को मिडिल ईस्ट जाना था, क्योंकि वहाँ पर काम भी था और साथ ही अच्छे पैसे भी दिए जा रहे थे। हर साल हज़ारों लोग इंडिया से मिडिल ईस्ट जाते थे और वो दौर आज की दौर की तरह नहीं था। उस वक्त अगर किसी को भी इंडिया के बाहर जाना होता था तो उसे किसी भी ट्रैवल एजेंट के बिना जाना इम्पॉसिबल था। अब्दुल के शातिर दिमाग में भी यही आइडिया आता है। मुंबई के एक क्रॉफिट मार्केट में उसने एक दुकान किराए पर ली और वहाँ उसने अरेबियन मेट्रो ट्रैवल एजेंसी के नाम से अपना काम शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि उस टाइम पर मार्केट में ट्रैवल एजेंट्स की कमी नहीं थी, इसीलिए तेलगी को बिजनेस ग्रो करने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। बिजनेस ग्रो करने का भी सिर्फ एक ही तरीका था, वो था ज़्यादा क्लाइंट मतलब ज़्यादा पैसा। पर वो होगा कैसे? तो अब्दुल के खुराफाती दिमाग में फिर से खुराफाती आइडिया आता है। जो लोग लीगल रीजंस की वजह से बाहर जाकर काम नहीं कर पाते हैं तो उन्हें इलीगली बाहर भेजकर, और ये करने का सिर्फ एक ही तरीका था, डॉक्यूमेंट्स को फॉर्ज करके। तो अब्दुल के लिए ये काम बड़ा ही आसान था। डॉक्यूमेंट्स फॉर्जरी के दम पर उसने हज़ारों लोगों को इलीगली मिडिल ईस्ट भेजा। उसने कुछ सालों में काफ़ी पैसा बना लिया था, लेकिन फेक डॉक्यूमेंट्स होने की वजह से कई बार इमिग्रेशन डिलेड या रिजेक्ट हो जाता था और कितनी बार क्लाइंट्स के इमिग्रेशन को काफ़ी समय लग जाता था, मगर अब्दुल उनसे पूरा पैसा वो टाइम पर ले चुका होता था। इसी के चलते उसी के क्लाइंट्स ने उसके खिलाफ चीटिंग की कंप्लेंट्स फाइल करना शुरू कर दी। चूँकि ये मामला इंटरनेशनल था और पुलिस इंटरनेशनल केसेस पर जल्दी एक्शंस लेती थी, इसी वजह से 1991 में अब्दुल पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। चार्जशीट फाइल हो जाती है और तेलगी जेल चला जाता है। पुलिस को भी क्या ही मालूम होगा कि तेलगी को जेल भेजना उनकी ये सबसे बड़ी गलती थी। जेल के कमरे में तेलगी की मुलाकात रतन सोनी से होती है। रतन सोनी स्टॉक ब्रोकर था और शेयर पेपर की फॉर्जरी के जुर्म में उसे अरेस्ट कर लिया गया था। जेल में दोनों एक दूसरे को अपनी अरेस्ट होने की कहानी बताते थे और इसी के चलते वो दोनों की दोस्ती गहरी होने लगी। और एक दिन सोनी तेलगी को अपना बिजनेस प्लान बताता है। ऐसा बिजनेस प्लान जहां अंधाधुंध पैसा था। प्लान था स्टैम्प पेपर फॉर्जरी का। दोस्तों, इंडिया के अंदर रोज़ प्रॉपर्टी बिकती है, एग्रीमेंट्स बनते हैं और कोर्ट से ऑर्डर भी पास होते हैं। तो इन सारे इवेंट्स को लीगली अप्रूव करने के लिए डॉक्यूमेंट रिक्वायर होता है, जो कि उस पर्टिकुलर इवेंट के डॉक्यूमेंट के साथ अटैच किया जाता है और उस डॉक्यूमेंट्स पर स्टैम्प पेपर लगा होता है। तो दोस्तों, ऐसा दिखता है ये स्टैम्प पेपर्स, और ये अलग अलग डिनोमिनेशंस में भी आते हैं। और जब भी कोई इन इवेंट्स के साथ स्टैम्प पेपर अटैच करता है तो गवर्नमेंट उसे एक टैक्स चार्ज करती है,
जिसे स्टैंप ड्यूटी कहते हैं। दोस्तों अब ध्यान से सुनना, वरना आपको शायद आगे कन्फ्यूजन भी हो सकती है। ब्रॉडली दो तरीके के स्टैम्प पेपर्स होते हैं। पहला जुडिशियल स्टैम्प पेपर्स, जो कि एफिडेविट्स फाइल करने के लिए या कोई लीगल डॉक्यूमेंट फाइल करने के लिए जो कोर्ट में लगते हैं वहाँ यूज़ होता है। और दूसरे नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर्स होते हैं जो कि कोर्ट के बाहर यूज़ होता है, जैसे कि रेंट एग्रीमेंट, सेल डीड, ट्रांसफ़र एग्रीमेंट, मॉर्गेज एग्रीमेंट्स एट्सेट्रा। ऐसे डॉक्यूमेंट्स जहाँ हमारी साइन होती है वहाँ नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर्स यूज़ होते हैं। तो ये स्टैम्प पेपर्स हमें कहाँ से मिलते हैं? ये जनरली गवर्नमेंट लाइसेंस वेंडर्स, पोस्ट ऑफिस, गवर्नमेंट ट्रेजरर्स और कोर्ट्स में ही मिलते हैं। लेकिन क्या अगर इम्पोर्टेंट टाइम पर ये स्टैम्प पेपर्स अवेलेबल ही ना हो तो कोई और दूसरा रास्ता भी है? जी हाँ, उसके लिए भी ऑप्शंस होता है जिसे हम एडहेसिव स्टैम्प्स कहते हैं। ये पेपर्स पोस्टल स्टैम्प्स जैसे ही दिखते हैं और ये भी अलग अलग डिनोमिनेशंस में प्रिंट किए जाते हैं। अब स्टैम्प पेपर्स और एडहेसिव स्टैम्प्स में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, जो कि एडहेसिव स्टैम्प्स को कैंसिल करना पड़ता है। जब एक प्रॉपर एडहेसिव स्टैम्प पेपर स्टिक होता है तो एक ऑफिसर साइन करता है और उस पर रबर स्टैम्प मारता है जिसमें लिखा होता है कैंसल्ड। और ये इसीलिए ज़रूरी होता है कि इसे दोबारा से कोई यूज़ ना कर सके, और जब ये स्टैम्प कैंसिल हो जाते हैं तभी उसको वैलिड माना जाता है। तो अभी स्टोरी पर आते हैं। सोनी ने तेलगी को स्टैम्प पेपर्स के लूप होल्स और गवर्नमेंट्स की नेग्लिजेंस के बारे में बताया, और ये भी बताया कि अगर पॉलिटिशियंस, ऑफिसर्स और अंडरवर्ल्ड का साथ कनेक्शंस हो तो ये स्कैम से बहुत ज़्यादा पैसा कमाया सकता है। जेल से बाहर आने के बाद तेलगी रतन सोनी के साथ यूज स्टैम्प पेपर्स जमा करना शुरू कर देता है और उस यूज स्टैम्प पेपर्स की CI मिटाकर उन्हें नए स्टैम्प पेपर्स की तरह बेचना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि स्टैम्प पेपर्स को बेचा कहाँ जाए, इसलिए तेलगी ने स्टैम्प वेंडिंग मशीन के लिए अप्लाई कर दिया। 1991 में तेलगी ने स्टैम्प पेपर्स बेचने के लाइसेंस के लिए बीजेपी से 2 बार MLA रहे अनिल गोते को पटाया था। उस वक्त अनिल गोते एक जर्नलिस्ट था जिसे कैसे भी पॉलिटिक्स में घुसना था। जर्नलिस्ट होने के कारण उनके पॉलिटिशियन के साथ काफ़ी अच्छे संबंध थे, तो अनिल गोते ने विलासराव देशमुख, जो कि उस वक्त कांग्रेस के रेवेन्यू मिनिस्टर हुआ करते थे, उनसे सिफारिश की कि तेलगी को लाइसेंस दे दिया जाए, और गोते लाइसेंस दिलवा भी देते हैं। आगे चलकर 2003 में जब इस स्कैम का खुलासा हुआ तब गोते कहते हैं कि मैंने नेक नियति से तेलगी के एप्लीकेशंस को आगे बढ़ा दिया था और मैंने एप्लीकेशन पर सिर्फ इतना लिखा था कि प्लीज़ कंसीडर। लाइसेंस मिलने के बाद तेलगी ने तेलगी AKL गवर्नमेंट लाइसेंस स्टैम्प वेंडर के नाम से स्टैम्प पेपर बेचने का धंधा शुरू कर दिया। चूँकि 18 मार्च 1994 में तेलगी को स्टैम्प पेपर्स बेचने का लाइसेंस मिल गया था, इसीलिए तेलगी ने पुराने स्टैम्प पेपर्स की इंक मिटाकर अपने यहाँ बेचे जाने वाले फ्रेश स्टैम्प पेपर्स में मिलाकर उसे बेचने लगा। और ये पुराने वाले स्टैम्प पेपर्स लाइसेंस वेंडर के पास से मिल रहे थे, तो यहाँ पर शक की गुंजाइश भी नहीं थी। लेकिन जल्दी ही तेलगी का स्कैम पकड़ा जाता है और उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। 2 जून 1995 में फेक स्टैम्प पेपर्स बेचे जाने के जुर्म में तेलगी पर मुकदमा दर्ज हो गया। फिर 1 दिसंबर 1995 में तेलगी को कोर्ट में हाजिर होना था। लेकिन कमाल की बात तो ये थी कि एक मोटी तोंद वाला अधेड़ उम्र का आदमी टाइट पुलिस की सिक्योरिटी के बीच से भाग जाता है। अब तेलगी का लाइसेंस कैंसिल हो गया था, इसीलिए उसने अलग अलग शहरों में अलग अलग कंपनीज बना ली। पुणे, दिल्ली, इंदौर, ऐसे कई सारे शहरों में कंपनीज खुली थी। ये सब इतना प्रोफेशनल वे में किया जा रहा था कि इन स्टैम्प्स को बेचने के लिए तेलगी ने सेल्स एग्जीक्यूटिव तक हायर किए थे। यही रीज़न है कि तेलगी से न केवल कॉर्पोरेट फर्म्स भी स्टैम्प्स खरीदने लगी थी, इनफैक्ट गवर्नमेंट बैंक्स तक स्टैम्प पेपर खरीदने लगे। हालांकि बाद में तेलगी के ऊपर बहुत पुलिस कंप्लेंट्स भी हुई, लेकिन वो हमेशा पुलिस ऑफिसर्स को मोटा पैसा खिलाकर भाग जाता था। बार बार पकड़े जाने के कारण तेलगी को समझ आने लगा कि फेक स्टैम्प पेपर से काम नहीं चलेगा, इसीलिए अब उसे ऐसा स्टैम्प पेपर्स बनाना था जिसे देखकर कोई भी नकली ना बोल सके। अब उसे डायरेक्ट असली स्टैम्प पेपर्स छापने का आइडिया आता है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि सिर्फ इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक में ही ऑफिशियल स्टैम्प पेपर्स छपते थे। अब्दुल्ला भी प्रिंटिंग प्रेस में भी अपनी पहचान बढ़ाने लगा और यहाँ उसे पता चलता है कि सिक्योरिटी अपनी पुरानी और ख़राब मशीन्स की ऑक्शन कर रही है। प्रिंटिंग प्रेस अपनी पुरानी मशीन्स को सबसे पहले डिसमेंटल करती थी और फिर उसे ऑक्शन में बेचती थी ताकि कोई उसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। लेकिन अब्दुल की प्रिंटिंग प्रेस में पहचान होने के कारण प्रिंटिंग प्रेस के सारे डिसमेंटल पार्ट्स अब्दुल अपने सारी कंपनीज के थ्रू खरीद लेता है। इसने फिर सिक्योरिटी प्रेस के कुछ ऑफिसर्स को रिश्वत देकर प्रिंटिंग प्रेस भी बनवा ली और जो इंक और पेपर्स यूज़ होते थे उसे भी हासिल कर लिया। अब तेलगी अकेला तो बल्क में स्टैम्प पेपर्स नहीं बेच सकता था, इसीलिए अब वो अपनी पूरी टीम बनाना शुरू कर दिया। उसने केवल 350 से ज़्यादा MBA ग्रेजुएट्स हायर किए थे और हायर होने के 1 हफ्ते तक उनकी ट्रेनिंग दी और उस ट्रेनिंग में उन ग्रेजुएट्स को स्टैम्प पेपर्स के बारे में इन डिटेल सब कुछ बताया गया।
अब इन MBA ग्रेजुएट्स का काम ये था कि अलग अलग कंपनीज में जाकर अपना वेंडिंग लाइसेंस दिखाकर उनसे बल्क में ऑर्डर्स लेना था। अब ये वेंडिंग लाइसेंस अब्दुल के बनाई हुई कंपनीज के ओनर का ही होता था, जिसे हम सब ने पहले डिस्कस किए हैं। तो सवाल ये भी आता है कि कोई दूसरी कंपनीज अब्दुल के पास से स्टैम्प पेपर क्यों खरीदेगी, क्योंकि अब्दुल स्टैम्प पेपर्स को मार्केट रेट से भी कम में बेच रहा था। और सबसे शॉकिंग बात तो ये थी कि उन MBA ग्रेजुएट्स को ज़रा भी नहीं पता था कि वो स्टैम्प पेपर स्कैम का हिस्सा बन रहे हैं। अब्दुल को लगा कि अपनी सेल्स एग्जीक्यूटिव्स को डिफरेंट कंपनीज में भेजकर स्टैम्प पेपर बेचने से ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगी, इसीलिए अब उसने डायरेक्ट स्टैम्प वेंडर्स को स्टैम्प पेपर बेचना शुरू कर दिया। अब इससे ये हुआ कि उसे सेल्स एग्जीक्यूटिव्स को पैसे देने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अब स्टैम्प पेपर्स बेचने का पूरा काम वेंडर्स का हो गया था। यूजुअली ये जो वेंडर्स होते थे उनका कमीशन रेट बहुत नॉमिनल होता था, समवेयर अबाउट 2 to 3% जो उन्हें गवर्नमेंट से मिलता था। लेकिन तिलगी उन वेंडर्स को नॉमिनल रेट से कई ज़्यादा कमीशन दिया करता था। अब इससे तिलगी का ये बिजनेस इंस्टेंट हिट हो गया और कुछ सालों में ही उसने करोड़ों रुपए कमा लिए। अब उसे अच्छे से समझ आ चुका था कि किसकी जेब मोटी करनी है और किसकी नहीं। एक असिस्टेंट पुलिस ऑफिसर जिसकी पर मंथ सैलरी 9,000 थी, अब्दुल करीम ने उसे 100 करोड़ रुपए की रिश्वत और गिफ्ट्स दिए थे। इसी वजह से उसे कोई अरेस्ट तक नहीं कर रहा था। उसके ऊपर केसेस तो बहुत थे, लेकिन एक्शंस कोई नहीं ले रहा था। तिलगी का बिजनेस अब लगभग 25 स्टेट्स में फैल चुका था। उस वक्त मुंबई में टोपाज बार काफ़ी फेमस हुआ करता था और शहर के कई लोग इस बार में मज़े करने के लिए आते थे। ये बार की स्पेशलिटी ये थी कि यहाँ पर बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की डुप्लीकेट डांस करती थी, और यही डांसर्स में से एक थी मुस्कान, जिसका दीवाना था अब्दुल करीम तिलगी। 31 दिसंबर 2000 के दिन तिलगी टोपाज बार में आता है और मुस्कान को नाचते हुए देख उस पर 93 लैक्स उड़ा देता है। 2000 में 93 लैक्स इतनी बड़ी रकम थी कि इससे 25 किलो सोना आसानी से खरीदा जा सकता था। यहीं से तिलगी सबकी नज़र में आने लगा, खासकर उसके बचपन के दोस्त जयंत M तिनायकर के। वो दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते थे एंड तिनायकर को पता था कि तिलगी तो एक गरीब बैकग्राउंड से आता है, और जब उसने देखा कि तिलगी खानापुर में आकर महंगी महंगी प्रॉपर्टीज़ खरीदने लगा तो डायरेक्ट अपोजिशन के पार्टी के मेंबर को तिलगी की टिप दे देता है। इसी वजह से तिलगी को पकड़ने के लिए पूरी बेंगलोर पुलिस पीछे पड़ जाती है, और शायद तिलगी को नहीं पता था कि उसके पीछे पुलिस लगी है, वरना वो अपना पहले से इंतज़ाम कर चुका होता था। इनफैक्ट तिलगी फिर भी सक्सेसफुली पुलिस से बचकर भाग जाता है, लेकिन तिनायकर से पता चलता है कि अब्दुल अजमेर शरीफ की दरगाह में छुपा हुआ है। अब अब्दुल के पीछे ना केवल पुलिस, इनफैक्ट स्पेशल इन्वेस्टिगेशन फोर्सेस भी लग जाती है, और इसी वजह से पॉलिटिशियंस अपना हाथ उस पर से उठा लेते हैं एंड फाइनली अब्दुल को अजमेर शरीफ से अरेस्ट कर लिया जाता है। तिलगी को 30 साल की सज़ा सुनाई जाती है, लेकिन बेंगलुरु जेल में उसकी डेथ हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको बारीकी से जानना है कि कितने पॉलिटिशियन इस स्कैम का हिस्सा थे, तो आपको जर्नलिस्ट संजय सिंह की बुक तिलगी ज़रूर पढ़नी चाहिए। दोस्तों, तिलगी ने तो स्कैम करके करोड़ों रुपए कमाए थे, लेकिन मुझे सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, बिकॉज स्मॉल चैनल्स को कोई जल्दी सब्सक्राइब नहीं करता है। सो सब्सक्राइब।